छात्रों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतिम पाठ को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यायन। लेखक का परिचय। भदंत आनंद कौसल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौसल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौसल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनूदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। पाठ का परिचय। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौसल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न सभ्यता है और न संस्कृति। इस पाठ के शब्दार्थ। आध्यात्मिक, परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला, साक्षात, आँखों के सामने, प्रत्यक्ष, सीधे, आविष्कर्ता, आविष्कार करने वाला, परिष्कृत, इसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ, अनायास, बिना प्रयास के, आसानी से, कदाचित, कभी, शायद, शीतोष्ण, ठंडा और गर्म, निठल्ला, बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का, खाली बैठा हुआ, मनीषियों, विद्वानों, विचारशीलों, वशीभूत, बस में होना, अधीन, तृष्णा, प्यास, लोभ, अवश्यंभावी, जिसका होना निश्चित हो, अविभाज्य, जो बांटा न जा सके। इस पाठ का पाठ सारांश। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है, परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी अलग। आखिर ये दोनों एक हैं या अलग,
लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है, जिसके बल पर आविष्कार किया गया। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोजने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहलाया, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने का आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से भी मिला है। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना, और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम सभ्यता के उदाहरण हैं। मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तत्व है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर,
आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत तथा पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था, तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चा मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। यही कारण है कि अग्नि को देवता माना गया है। इससे मनुष्य की सभ्यता का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रश्न नंबर 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? उत्तर, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, लेकिन उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक शब्द है, संस्कृत नहीं। प्रश्न नंबर 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न नंबर 6, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब क मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। इसका उत्तर है नंबर 1, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। नंबर 2, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान अथवा भारत तथा पाकिस्तान नामक दो देशों के रूप में देखते हैं। ख, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। जिसका उत्तर नंबर 1, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। नंबर 2, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? उत्तर, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानवहित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं।
यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।